मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, लास्ट की हमने वीडियो में इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली हमने उसमें 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और वो चारों ही क्वेश्चंस हमारे लास्ट के जो टॉपिक्स था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, उसके जो 2 सब टॉपिक्स थे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, उनसे रिलेटेड जो भी हमने इंटेक्स क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको वो चारों ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, एवापोरेशन, उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट नाउ। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet cloths dry up. What happens to water in the above 2 examples? तो यहाँ पर हम evaporation टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं और उन्हीं के बेस पे हम इस एवापोरेशन को आसानी से समझ सकते हैं। सो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हमको हीट की नीड पड़ेगी या हमें प्रेशर चेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करना। हमने जो लास्ट के वीडियोस में देखा था, जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमको या तो हीट चेंज करनी पड़ रही थी, ठीक है, या फिर हमको प्रेशर को अप्लाई करना पड़ रहा था या प्रेशर चेंज करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो एराइज होता है, क्या हमको हमेशा ही अगर स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको चेंज करना है तो क्या हीट और प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, या हीट की ज़रूरत पड़ेगी या प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी? इसके बाद जो आता है कि क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अपनी डेली लाइफ में जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि जहाँ पर हमारा जो लिक्विड है स्टेट वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो लिक्विड है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हुआ। इसके बाद जो हम अपना वाटर होता है, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया खुला हुआ, और वो क्या होता है, धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में। और इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है कि वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, कि जो हमारे गीले कपड़े होते हैं, जो हमने कपड़े धोए हुए होते हैं, उनको जब हम धूप में सुखाते हैं तो बिना बॉइलिंग पॉइंट तक जाए हुए वो कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही डिस्कस करना है कि वो पानी एक्चुअली में गया कहाँ, क्या हुआ उस पानी के साथ इन दोनों एग्जाम्पल्स में, कि जो वाटर था जब हमने उसको अनकवर्ड छोड़ दिया था वो धीमे धीमे चेंज हो गया अपनी वेपर फॉर्म में, और जो हमने कपड़े सुखाए थे वो भी धीमे धीमे जो वेपर स्टेट था उसमें कन्वर्ट हो गया था। आगे डिस्कस करेंगे पूरा इसको डिटेल में। सो इसके आंसर के लिए हमारे आगे दिया हुआ है, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियोस में कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आते हैं, ठीक है, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। तो गिवन टेम्परेचर पे, चाहे फिर वो गैसियस में हो या फिर लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अलग अलग अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ये हम लास्ट की वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इसके बाद अगर हम लिक्विड केस की बात करें तो कुछ स्मॉल फ्रैक्शन जो है पार्टिकल्स का, जो बहुत ही कम अमाउंट है पार्टिकल्स का जो उसके सरफेस पे होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो इनर पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में। जो सरफेस पर हमारा जो वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, उसके जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? उससे क्या होगा, तो जो उनके अंदर इतनी टेंडेंसी होगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल्स के साथ वो उनको ब्रेक कर सकें, उनको वो ख़त्म कर सकें। और जहाँ हमको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारा लिक्विड स्टेट में ख़त्म होता है तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। इसलिए क्या होगा, वो सीधे
वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहाँ पर अब नेग्लिजिबल हो जाएगा, जब उनके अंदर इतनी टेंडेंसी आ जाएगी कि वो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें, उनको ब्रेक कर सकें। दिस फिनोमेना ऑफ change of a liquid into vapor at a temperature below its boiling point is called evaporation। तो इन्हीं सबको अगर हम समराइज़ करके एक डेफिनेशन की बात करें तो एक फिनोमेना जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अगर वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है तो फिर सिंपली कोई मतलब ही नहीं है इस टॉपिक का। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा लिक्विड स्टेट है, उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन बोलते हैं, है ना। तो वो फिनोमेनन जो हमारा लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें मार्क कर लीजिए कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि किन किन फैक्टर्स में हमारा जो इवापोरेशन है वो डिपेंड करता है। लेट्स अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। हमेशा की तरह हम सभी चीज़ों को एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम एक्टिविटी से ही देखेंगे। पहली एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी 1.14 है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। हमको 5 ml वाटर एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसको या तो विंडो के पास में रख देना है या फिर पंखे के नीचे रख देना है। सिमिलरली हमको 5 ml का जो वाटर है वो एक ओपन चाइना डिश में लेना है और उसको भी हमको ऐसे ही विंडो के पास रख देना है या फिर हमको एक फ़ैन के नीचे रख देना है। सिमिलरली अगले ही तीसरे एग्जाम्पल में भी जो हमने थर्ड केस लेना है, उसमें भी हमको क्या करेंगे, 5 ml का वाटर लेंगे, उसको भी हम ओपन चाइना डिश में रखेंगे और उसको हम एक कबर्ड के अंदर या फिर हमारे स्कूल में जो भी शेल्फ होगी क्लास में उसमें रख देंगे। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले तीनों ही केसेस में हमारा टेम्परेचर को मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस। इसके बाद हमको वो टाइम या फिर जो भी हमारे दिन उस पूरी इवेपोरेशन प्रोसेस को लेने में तीनों ही स्टेप में लग रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, जब हम उस पानी को जो 5 ml वाटर है हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था और हमने या तो फ़ैन के नीचे या फिर हमने विंडो के पास रख दिया था। सेकंड केस में हमने क्या लिया था, 5 ml वाटर लिया था, हमने बस ओपन चाइना डिश में रखा था और खुला छोड़ दिया था पंखे के नीचे या फिर विंडो के पास में। और थर्ड केस में हमने क्या लिया था, तब भी हमने 5 ml वाटर लिया था, लेकिन इस बार हमने शेल्फ में रख दिया था या फिर हमने कबर्ड में बंद कर दिया था। तो हमको तीनों ही केसेस में हमको टाइम रिकॉर्ड करना है। इसके बाद रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब इसी तीनों स्टेप को हमें जो एक्टिविटी में की हैं, तीनों स्टेप, इनको हमें रेनी डे में अप्लाई करना है और फिर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू इन्फियर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो हमको अब ये कंक्लूज़न निकालना है इससे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर और विंड वेलोसिटी, या फिर मैं स्पीड की बात करता हूँ इवेपोरेशन पर। ठीक है, तो इन पूरी एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके साथ हमारा बढ़ता है, मतलब किस फैक्टर के साथ वो इंक्रीज़ होता है और किस फैक्टर के साथ डिक्रीज़ होता है। जब हमको ये फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि शेल्फ पर या फिर जो हमने तीनों केसेस पढ़े थे, पहला हमने जो टेस्ट ट्यूब वाला देखा था, जिसको हमने ओपन सोर्स में रख दिया था, मतलब पंखे के नीचे या फिर हमने विंडो के पास में रख दिया था। सेकंड केस में हमने बस सेम प्रोसेस करी थी, लेकिन टेस्ट ट्यूब की जगह इस बार हमने ओपन चाइना डिश रख ली थी। और थर्ड केस में भी हमने ओपन चाइना डिश को शेल्फ में या फिर किसी कबर्ड में जाकर पुट कर दिया था। अब इन तीनों ही ऑब्जर्वेशन को कि इसमें हमारा सरफेस एरिया पर, इसमें हमारे टेम्परेचर पर, इसमें हमारी जो स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे और हम उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उनके आंसर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप प्रैक्टिकली जब करके देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस निकाले गए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकली तो दिखा नहीं सकता ना, आप तो सिर्फ प्रैक्टिकली कर सकते हो, तो मैं आपको इन प्रैक्टिकल्स को समझा दूंगा इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। कैसे, देखिए कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। कि जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन निकल के आया इन एबव एक्टिविटीज़ से
कि जो हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन होगा वो सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आई पहले कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो हमारा सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज़ होगा। कैसे? वी नो दैट इवोपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेनन, इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज। हम ये जानते हैं कि इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। कैसे? कि देखिए, जो इवोपोरेशन में हमने क्या देखा था, हमने जो लास्ट में भी डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले, कि जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर पार्टिकल्स। तो जो इवोपोरेशन हो रहा था वो जल्दी हो रहा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सरफेस के पार्टिकल्स का वो हमारा ओवरकम हो जाता था, ख़त्म हो रहा था, ब्रेकअप हो रहा था उनका। ठीक है, और वो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेनन है जो कि हमारी सिर्फ सरफेस पर अप्लाई होती है। इसकी वजह से ही जो हमारा सरफेस एरिया है वो अगर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हम अपने क्लॉथ्स को अप्लाई करते हैं, अगर मैं छत पे जाऊं और क्लॉथ को मैं ऐसे ही रखे हूँ, उसको मैं बिना सिकोड़े बिना कुछ फैलाए हुए उसको ऐसे ही रखे हूँ, तो उसको उस वाले क्लॉथ को ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में एज़ कम्पेयर टू कि मैंने जो दूसरा क्लॉथ है उसको मैंने बिल्कुल फैला के रखा हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो इवोपोरेशन है वो हमारा, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो हमारा सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये था पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आया था कि क्लॉथ्स ड्राई अप वाला, हमने जो यहाँ देखा था वेट्स क्लॉथ्स ड्राई अप। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा फुलफिल हुआ कि जो सरफेस एरिया उसको हम बढ़ा देंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ इवोपोरेशन। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आया कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो हमारा टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ भी इंक्रीज़ होगा। कैसे? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकें जो हमारे उन पार्टिकल्स के बीच में था लिक्विड स्टेट के, और वो आसानी से गैसियस स्टेट में चले जाएं। ठीक है, तो हमारा जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड आता है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो इंक्रीज़ होगा जब हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कि मतलब जो हमारे वाटर वेपर की अमाउंट है एयर में, जो प्रेजेंट है हमारे वाटर वेपर की अमाउंट, उसी को बेसिकली हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे जो ह्यूमिडिटी होगी वो रेनी सीजन के टाइम पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। तो जो हमारे आसपास की जो एयर होगी वो ज़्यादा डेफिनेट अमाउंट की जो वाटर वेपर है उसको होल्ड नहीं कर सकती है किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है एयर के अंदर प्रेजेंट वो हमारा पहले से ही हाई है, तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है एन इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। अगर मैं विंड स्पीड को हमारी जो बढ़ जाएगी तो उससे हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन भी बढ़ जाएगा। मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन हमारा जो विंड स्पीड है उसके बढ़ने के साथ भी इंक्रीज़ होता है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। With the increase in wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। तो ये हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने नॉर्मली डेली लाइफ में भी देखी है कि जो हमारा विंडी डे होता है उसमें जो हवा चल रही होती है उस टाइम पर, तो हमारे जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी विंड इंक्रीज़ होगी, जो पार्टिकल्स होंगे वाटर वेपर के वो मूव अवे हो जाएंगे, वो वहाँ से खिसक लेंगे। ठीक है, विंड की हेल्प से। तो वहाँ पर क्या होगा, जो वाटर वेपर है उनकी जो अमाउंट है जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं उसके सराउंडिंग में वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और जहाँ वो डिक्रीज़ हो गई हमारे कपड़े झट से सूख जाएंगे। तो हमारा जो इससे ऑब्जर्वेशन निकला कि जो विंड स्पीड है वो हमारी बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवोपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इन चारों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमने जो लास्ट एक्टिविटी डिस्कस करी थी, एक्टिविटी 1.13, अब उस पर हम दोबारा आते हैं। तो हमारा जो पहला इसमें ऑब्जर्वेशन करना था वो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे करना था। तो हमने ये डिस्कस किया कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है वो हमारा
टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब देखिए हमने जो सबसे पहले क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब को रखा था फ़ैन के नीचे और एक हमने चाइना डिश को रखा था फ़ैन के नीचे और एक हमने कबर्ड में रखा था। तो बेसिकली मेरे हिसाब से और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि वो जो कबर्ड के अंदर रखा हुआ है कि वो कौन सी प्लेस पर है। हो सकता है कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो बढ़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, वैसे तो अगर मैं जनरली बात करूँ तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा और फ़ैन के नीचे जब कोई चीज़ रखी हुई है तो उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, है ना। तो जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन धीमे होगा और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सरफेस एरिया पर। तो हमने टेस्ट ट्यूब में देखा था, वहाँ पर भी 5 ml वाटर रखा हुआ था और हमने एक चाइना डिश में रखा हुआ था। और हमने अभी ऑब्जर्वेशन में भी देखा है कि जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में जो हमने वाटर अप्लाई कर रखा है वहाँ पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो कम होगा, और सेकेंड वाला केस जो हमने चाइना डिश में रख रखा था, ओपन चाइना डिश में, वहाँ पर हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। इसके बाद जो लास्ट हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है विंड वेलोसिटी या स्पीड की हम बात करें इवापोरेशन, तो उसके ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा था कि जहाँ पर हमारी विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वहीं पर हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हमने चाइना डिश पंखे के नीचे रख रखी है या फिर हमने बोले टेस्ट ट्यूब हमने जो पंखे के नीचे रखा हुआ है, तो उन दोनों का तो रेट ऑफ इवापोरेशन में डिफरेंस कहाँ पर आएगा, सिर्फ सरफेस एरिया वाले केस में। लेकिन हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विंड वेलोसिटी, तो वहाँ पर जो शेल्फ में रखा हुआ अंदर वहाँ पर कोई भी विंड वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो कवर्ड है, बिल्कुल बंद होगा। तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ जो हमने पंखे के नीचे चाइना डिश या फिर टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन देखें तो इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू शेल्फ वाला केस जो होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आपको तीनों ऑब्जर्वेशन क्लियर होंगे। इसके साथ साथ जो इन्होंने इन्हीं तीनों एक्टिविटी को जब हमने रेनी डे में डिस्कस किया, मतलब रेनी डे क्या, ह्यूमिडिटी वाला केस, तो ह्यूमिडिटी वाले केस में क्या होगा कि जब हमारे वाटर वेपर इंक्रीज़ होंगे नेचर में, वो वाला केस है। तो वही अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तीनों ही स्टेप में, तो उस टाइम रेनी सीज़न के टाइम जो टेम्परेचर होगा हमारा बाहर का वो ठंडा होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो कबर्ड में रखा हुआ है वहाँ का भी टेम्परेचर प्रीवियस वाले केस में अगर वो गर्म है या अगर किसी कबर्ड में गर्मी रहती है तो ठंडा हो जाएगा, मतलब क्योंकि टेम्परेचर जो होगा ओवरऑल नेचर का वो सही हो जाएगा। अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा हमारा टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज़ हो गया क्योंकि ठंडा हो गया, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन धीमा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बेसिकली जो सरफेस एरिया है वो तो जिस केस में वो रखा हुआ है, जिस टेस्ट ट्यूब में या फिर जिस चाइना डिश में या जिस मटेरियल में वो रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड जो केस आएगा हमारा विंड वेलोसिटी, उस पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा, इवापोरेशन का। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि वही अगर हमारी रेनी सीज़न के टाइम पर या रेनी विंड के टाइम पर जो बाहर अगर हवा चल रही होगी और कबर्ड के अंदर तो हवा इतनी पहुंचेगी नहीं क्योंकि वो क्लोज़ है, तो अगर हवा चल रही होगी बाहर तो क्या होगा उस टाइम पर हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन फिर वही हम यहाँ पर क्या बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी से क्या हो रहा है, जब हमारा रेनी सीज़न होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो सारे ही केसेस में जो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों केसेस को हटाता हूँ, वेलोसिटी और सरफेस एरिया और टेम्परेचर को, तो नॉर्मल केस हम जो ले रहे हैं जनरल वाला, और हम रेनी सीज़न की बात करें तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो हमारा नॉर्मल केस में ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम रेनी सीज़न की बात करें जहाँ पर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि चारों जो हमने पॉइंट पढ़े कि जो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन होता है पहला, वो हमारे टेम्परेचर पे जो किस तरीके से डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी
काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ वो बढ़ जाती है, और जैसे इंक्रीज़ होगी वो काइनेटिक एनर्जी, हमारे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे आसानी से। इसलिए जो हमारा टेम्परेचर के साथ बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। सेकंड केस हमने देखा था सरफेस एरिया, तो जैसे जैसे हमारी सरफेस एरिया बढ़ेगी उसी के साथ हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, मतलब कि हमारे जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर मॉलिक्यूल्स। जो इंटीरियर पार्टिकल्स हैं उनके कंपेरिजन में, तो जहाँ हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई वहीं हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हमारा कम हो जाएगा और वो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड जो हमने केस देखा था ह्यूमिडिटी वाला, उसमें क्या था, हमारे जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। या हम ये बात करें रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा तब इंक्रीज़ होगा जब हमारी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो रेनी सीज़न के टाइम पर हमारी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से जो कपड़े होते हैं हमारे रेनी सीज़न के या रेनी टाइम पर वो हमारे बहुत लेट सूखते हैं, हम उनको पंखे में सुखाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमने देखा था विंड वेलोसिटी। तो विंड वेलोसिटी में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, किसके साथ, विंड वेलोसिटी के साथ। अगर विंड वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, और विंड वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे कि जो विंड वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, जो हमारे नेचर में वाटर वेपर पहुंच गए, ठीक है, तो वो उनको वहाँ से निकाल देगी, वहाँ से मूव अवे कर देगी, दूसरी तरफ भेज देगी। तो उस एरिया में जहाँ पर हम कोई कपड़ा सुखा रहे हैं या हम ये चेक कर रहे हैं एक्टिविटी को, तो वो क्या होगा, वहाँ से जो सराउंडिंग होगी वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे, और नहीं होने की वजह से वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो गाइस मुझे लगता है कि ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसी का ही पार्ट है, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग का कैसे कारण बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहे हैं इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर हम ओपन वेसल को छोड़ दें तो जो लिक्विड होगा वो हमारा इवेपोरेशन करता ही रहेगा, टाइम टू टाइम वो इवेपोरेट जो होगा वाटर, वो उसमें लिक्विड जो होगा वो इवेपोरेट होता ही रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अच्छा, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने आसपास की जो सराउंडिंग होती है वहाँ से एनर्जी को। क्यों? जो उन्होंने अपनी एनर्जी एवोपरेशन के दौरान खोई थी उसको रीगेन करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड वो अपने सराउंडिंग के आसपास की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। इस एब्जॉर्प्शन जो होता है एनर्जी का सराउंडिंग की हेल्प से, इसी की वजह से जो सराउंडिंग्स होती हैं वो हमारी कोल्ड हो जाती है ना। और हम ये बोल देते हैं कि जो एवोपरेशन है वही हमारा कूलिंग इफेक्ट का कारण है, ठीक है। सो गाइज ये आपको टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम कुछ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद तो ये बिल्कुल ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। सो गाइज ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी एसीटोन ले लें या फिर जो नॉर्मली घर में मिलता है वो हमको नेल पॉलिश रिमूवर की फॉर्म में मिलता है, अगर मैं उसको अपने पाम पे डाल लेता हूँ, उसको पोर कर लेता हूँ तो क्या होता है, हमको कैसा लगता है, कोल्ड कोल्ड, यहाँ पर वहाँ पर हमें उस एरिया पर कूल कूल लगता है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, आंसर क्या है उसका, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होंगे उसके लिक्विड के जो एसीटोन है वो क्या करेंगे, हमारे पाम जो होगा उससे एनर्जी को गेन करेंगे
और जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स हैं वहाँ से भी गेन कर सकते हैं और वो इवोपरेट हो जाएंगे। तो इस इवोपरेशन की वजह से ही क्या होगा, जो हमारा पाम होगा उसमें ठंडा ठंडा फील होने लगेगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम किसी भी जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो अपने आसपास की जो एनर्जी होती है सराउंडिंग की, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? जिससे जो उन्होंने अपनी इवोपरेशन के दौरान अपनी एनर्जी लॉस्ट करी थी, जो अपनी एनर्जी खोई थी, उसको रीगेन करने के लिए। और जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है एनर्जी का सराउंडिंग्स की मदद से, इसी की वजह से जो सराउंडिंग होती है वो हमारी कोल्ड होने लगती है या फिर कूल होने लगती है। तो सेम जो प्रोसेस हो रही है वो भी यहाँ पर हो रही है। जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के या नेल पॉलिश रिमूवर के, वो हमारे एनर्जी को गेन करते हैं और पाम की हेल्प से, क्योंकि हमने उनको बेसिकली पाम पे डाल रखा है। तो वो पाम से क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं या फिर अपनी आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ से गेन करते हैं एनर्जी को, और वो इवोपरेट होने लगते हैं। इसी वजह से जो हमारा पाम है वो हमारा कूल फील कराता है ना, हमको कूल फील होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, और एक अमेजिंग फैक्ट जो हम देखते हैं नॉर्मली, कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। वाई? कि जो हॉट सनी डे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पर जो पीपल होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपने छतों पर पानी छिड़क देते हैं, ठीक है, या फिर जो अपने ओपन ग्राउंड होता है बाहर, वो पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, है ना, कि जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा वाटर का, उसकी वजह से जो हमारे हॉट सरफेस है वो कूल होने लगेगी। कैसे? हम इसको ब्रीफली डिस्कस करें तो ये है कि जब हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे हॉट सरफेस पे, तो वो क्या होगा, आसानी से इवोपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट फैक्टर्स में ही, कि हमारे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर रेट ऑफ इवोपरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारा हॉट सरफेस होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से वो आसानी से एवोपरेट हो जाएगा। अब एवोपरेटेड जो वाटर होगा वो क्या करेगा, हमको सरफेस जो होगी उसको कूल कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ है वाटर का। कैसे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था, कि जब हमारा लेटेंट का मतलब क्या था, हिडन, और वेपराइजेशन का मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट का। तो जब हमारी वाटर है वो उड़ चुका, हमारा वेपर स्टेट में पहुंच गया और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वाटर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। क्योंकि हमको जो वेरिएशन था वो तो देखने को मिला नहीं, जो हमारी हीट है वो हमारी हिडन थी, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी टेक्निक की वजह से जो हमारे समर्स होते हैं उसमें जो पीपल्स होते हैं वो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं रूफ पे और अपने ओपन ग्राउंड पर, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल आते हैं डेली लाइफ के, जहाँ पर हमको इफ़ेक्ट ऑफ कूलिंग जो है इवेपोरेशन की वजह से वो फील होती है। जिसमें हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, है ना, कि हम जो गर्मी होती है उसमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, ठीक है। अब समर के दौरान क्या होता है, हमको पसीने ज़्यादा आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की मैकेनिज्म की वजह से, जिससे हमको कूल फील कर सकें, ठीक है, इसी वजह से हमको पसीने ज़्यादा आते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। क्योंकि हम जानते हैं इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस पर हमारी लिक्विड के, है ना, वो एनर्जी को गेन करेंगे सराउंडिंग से या फिर हमारी जो बॉडी सरफेस है उससे, और वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, ठीक है। तो जो हमारी हीट एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होगी, जो कि हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करी है, बॉडी से ही हमारी एब्जॉर्ब हुई है वो हीट, और वो लेटेंट हो गई है, ठीक है। छुपी हुई एक जो हीट है वो वेपराइज हो गई है, मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है वो कूल फील करने लगती है। अब कॉटन क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट
एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईजी इवोपरेशन। अब कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्वर है वाटर का, जो कि हमारे स्वेट को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मदद करता है, जिससे हमारी इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो आसानी से हो जाती है। एक बार मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समराइज़ कर देता हूँ तो देखिए, समर के दौरान हमको पसीना तो बहुत ज़्यादा आता है ना। हमारे जो पोर्स होते हैं बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और तो हम ये जानते हैं कि एवोपरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो लिक्विड के, वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं सराउंडिंग से और हमारी बॉडी सरफेस से, और उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारी हीट होगी वो एनर्जी होगी, हीट एनर्जी जो होगी बेसिकली वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होगी, जो कि हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो और हमारी जो बॉडी होगी वो फ्रीली रिलीफ महसूस करेगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फ्रीली में फील करेंगे। हमारी जो बॉडी होगी उसमें से सारा पसीना निकल जाएगा और हमारी जो बॉडी होगी वो कूल फील करेगी। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि हम कॉटन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, कॉटन क्या है, एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, ठीक है, जो कि हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ना। और बेसिकली स्वेट क्या है, पसीना जो है हमारा वाटर ही तो है, और जब वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है उसको, तो हमारा इससे क्या होता है, एवोपरेशन की प्रोसेस भी ईजी हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है वो कूल फील करने लगती है, इसीलिए हम जो गर्मी होती है उसमें कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, और इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का लास्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कि हम जो कभी देखा होगा आपने कि आप ठंडा पानी लेके आए और आपने उसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रखा छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो जो वाटर होगा अंदर का, उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी बाहर कुछ आ जाएंगी, ठीक है। हमारा बाहर का जो पोर्शन होगा वो गीला हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि हमने कुछ आइस कोल्ड वाटर लिया, ठीक है, और हमने उसको एक टम्बलर में डाल दिया। अब हमने कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसके आउटर सरफेस पर भी देखे, ठीक है। अब देखिए, बाहर कोई पानी नहीं था, लेकिन फिर भी जो आउटर सरफेस होगी उस टम्बलर की, वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। तो क्यों आ रहे हैं, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एस वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर वेपर होते हैं हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट, वो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, कोल्ड ग्लास के वाटर के कांटेक्ट में जब आते हैं, तो अपनी एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो एनर्जी लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीमे धीमे जो वो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमको एक वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। मैं एक बार रिपीट और कर दूं, तो जो हमारे देखिए वाटर वेपर हैं एयर में प्रेजेंट, जब वो हमारे कोल्ड ग्लास वाटर है, उस वाटर जो है हमारा ग्लास में वो कोल्ड है, जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीमे धीमे अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। और जब एनर्जी को लूज़ कर देते हैं तो जो हमारी वेपर स्टेट है वो हमारी किस में कन्वर्ट होने लगती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे जो आउटर सरफेस है उस टम्बलर का या जिस ग्लास में हमने ले रखा है उसको हमें वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई अगर एनसीईआरटी की आपको लाइन नहीं आ रही है तो आप टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चिपका दीजिए, मैं आपको एक एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा शर्माता है कि नहीं, मुझे है ना आपसे पर्सनली पूछना है, सारे कमेंटर्स ना देखें कि मेरा इतना बकवास सा क्वेश्चन है और मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये नहीं आया समझ में, तो मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी शेयर कर दी। आप वहाँ पे जाके मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने एक सोशल मीडिया का ही दूसरा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जो कि हमारा है फेसबुक का, ठीक है। बुक तो अब नॉर्मली सभी चलाते हैं, आप वहाँ पर जाके भी मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को कुछ भी क्वेश्चन जो होता है, अपनी क्वेरी जो होती है उसको
पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है, क्योंकि डाउट्स आप रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर।